हेलो सर। मेडिसिन लिखा मैंने। हाँ जी। सर मेंसेस में एलर्जी क्यों होती है? गाय की घी हाँ? तंदूरस्त करके रखना है। मेंसेस में एलर्जी क्यों होती है सर? इसका कारण क्या है? मेंसेस में क्या? एलर्जी सर लाल लाल चकत्ते होते हैं दाने टाइम, पूरा फेस पर, पीठ पर और हाथ पैर में सब पर। समझ में नहीं आया आप क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फिर से पूछिए। करना पड़ेगा काम। सर 11 साल की लड़की है, जब हाँ, उसके मेंसेस आती है फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ में सर तो उसमें एलर्जी पूरा बॉडी भर जाती है सर। वो कोई एबनॉर्मलिटी के कारण हो रहा होगा, है ना। नॉर्मल नहीं है ये, एबनॉर्मलिटी है। सबके साथ तो ऐसा हो नहीं रहा। उसके लिए जांचें करवानी पड़ेगी, ब्लड की जांच करवानी पड़ेगी, हार्मोन थेरेपी देखना पड़ेगी। कौन सी जांच करानी पड़ेगी सर? ब्लड की, हार्मोन्स की, कई सारी पेशेंट्स को देख के बताएंगे। इस तरह से थोड़ी ना बता सकते हैं कि ये जांच करा, है ना। कंडीशन देख के समझ में आती है सब चीजें। और ये एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल फिनोमिना नहीं है। अच्छा, इंजेक्शन के पास नहीं लगाया, नहीं लगा दो, लगवाना। Hello, sir. माइग्रेन। Yesterday you were explaining about monthly cycle, how नस की बीमारी। नस की बीमारी है, so वो नस से ही रिलेटेड after the surgery, आफ्टर द surgery means like they don't want to get children, na, sir. They will do साइड इफेक्ट नहीं होने surgery. ये तो कभी कभी क्या होता है, जैसे बुखार का इंजेक्शन So लगवाया, after that, दूसरे दिन उनको पीरियड आ जाता है। it's supposed not to continue the बहुत ज्यादा menstruation, supposed to stop because they cut the fallopian tube that they should not बाकी get लोग सभी pregnant. म्यूट रखें प्लीज, सुन लेने दीजिए करिए। आप लोग क्या है, दूसरे लोग म्यूट नहीं रखते। बॉडी का वीकनेस को हाँ जी, बोलिए बोलिए। They cut the fallopian tube and they do surgery so that they should not get children. ये 3 दिन की है ना? Why does it continue the menstrual cycle, sir? बताते हैं, बताते हैं। Okay, sir. Oh, thank you. विवेक का वाटल खत्म। अच्छा क्वेश्चन है साहब, भाई सर्जरी सीधर होने के बाद या हमें पहले का ऑपरेशन होने के बाद भी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों आती है? चलिए, सभी लोग प्लीज अपना म्यूट रखिए सभी। लास्ट क्लास हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ चुके हैं। आगे का अपना टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन और देख लेते हैं कि किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, कौन कौन सी स्टेप्स रहेंगी, कौन कौन सी स्टेजेस उसमें रहेंगी, वो और देख लेते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों के टाइम बचेगा तो जो क्वेश्चंस आंसर देते हैं, आप लोग एक काम करा करिए, सबसे बेस्ट जो भी क्वेश्चंस रहते हैं, हमने बताया था कि उसको ना हमें भेज दिया करिए। नंबर हमारा है ही आप लोगों के पास, तो अगले दिन हम उस पर या किसी क्लास में अपन वो जो है क्वेश्चन वाली क्लास रख लेंगे, है ना। जो भी जब आप लोग यहाँ से क्लास करने के बाद पढ़ते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस तो मन में आएंगे, है ना। कोई बुरी बात नहीं है क्वेश्चंस मन में आना। क्वेश्चंस आना एक अच्छी बात है और आना भी चाहिए। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि आप लोग जो है हमें सेंड कर दिया करिए सभी लोग। तो जब अपने पास 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे हो जाएंगे तो अपन एक क्वेश्चंस की क्लास ही रख लेंगे। तो उसमें जिन जिन के जो क्वेश्चंस रहेंगे वहां हम वो उसका आंसर दे दिया करेंगे। जैसे कि अगर 4-5 क्वेश्चंस हो गए हैं, 5 या 6 क्वेश्चंस हो गए, तो नेक्स्ट डे वो जो क्लास रहेगी वो अपन क्वेश्चंस वाली क्लास रख लेंगे। तो इससे क्या होगा कि डिस्टरबेंस भी नहीं होगा, और जो बीच बीच में आप लोग यहाँ पर बोलते हैं, पूछते हैं, उससे भी डिस्टरबेंस होता है और लोगों को, है ना। तो ये सब चीजें नहीं आएंगी। नंबर हमारा है ही, आप लोगों के पास नहीं है तो हम यहाँ बोर्ड पर लिख देते हैं, आप लोग उसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, जिनके पास नंबर नहीं है।
ये नंबर है हमारा, इस पर आप जो है क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं। सर दिखाई नहीं दे रहा है, आप मुंह जबानी बोल दीजिए नंबर। बोल देते हैं 9713 9713 75 75 79 79 15। 15। थैंक यू सर। इस पर आप हमें जो है क्वेश्चंस व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो 4-5 क्वेश्चंस अपने पास हो जाया करेंगे डेली। तो नेक्स्ट डे या जब भी अपने पास समय रहेगा तो अपन वो क्लास रख लेंगे क्वेश्चंस की। तो उससे क्या होगा, डिस्टरबेंस नहीं होगा, है ना, और अपना टॉपिक जो है वो चलते रहेंगे। सर एक बार और नंबर बोल दीजिए। 9713 75 7915 9713 75 7915। चलिए बात करते हैं हम फर्टिलाइजेशन की। जल्दी से अपन फर्टिलाइजेशन और देख लिए तो अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। फर्टिलाइजेशन, देखिए फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, है ना। मीन्स सर बोर्ड पर इतना लाइट है दिखाई नहीं देता है सर। मेल और फीमेल गैमेट्स का क्या हो जाना, फ्यूजन हो जाना। अब दिख रहा है? यस सर, बीच में है लाइट इतना है सर कि दिखाई नहीं पड़ रहा है सर, इतना लाइट है। हाँ वो थोड़ा रहता है सर, उतना रहेगा ही। अब वो थोड़ा बहुत तो रहेगा ना, फ्लैश तो आएगा ही। अब सामने लाइट लगी हुई है तो थोड़ा बहुत तो फ्लैश उसमें रहेगा। थोड़ा सा आप लोग जो है मैनेज कर लिया करिए, ठीक है ना। तो फर्टिलाइजेशन हमने क्या बताया, मेल और फीमेल गैमेट्स का क्या हो जाना, फ्यूजन हो जाना। जब फ्यूजन होता है मेल गैमेट्स का और फीमेल गैमेट्स का, ठीक है, तब इस प्रोसेस को हम इन सिंपली यदि जो है डेफिनेशन की बात करें, सिंपली हम इसे क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। तो ये जो सुनने में जो इतना आसान लग रहा है कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में आके मिल जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, सुनने में इतना आसान लग रहा है, लेकिन ये प्रोसेस जो है थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है ना। कुछ चीजें इसमें होती हैं जो हमें पता होना चाहिए एज अ मेडिको, कि क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरह से ये पूरी प्रोसेस हो रही है, किस तरह से एग आ रहा है, किस तरह से स्पर्म आ रहे हैं, और स्पर्म और जब ओवा जब मिलते हैं तब वो किस तरह से मिल रहे हैं। ये पूरी प्रोसेस एक सिस्टमेटिक वे में होती है। तो वही सिस्टमेटिक वे को पढ़ने की अपन आज कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ध्यान से आप लोग सुनिएगा। देखिए जैसे हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप लोगों को बताया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ स्टेजेस होती है ना, जैसे कि फॉलिकुलर स्टेज हुई, फिर ओव्यूलेशन हुई, ठीक है ना, देन मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग लास्ट में हमने पढ़ी थी। तो वहां पर हमने 4 जो स्टेजेस पढ़ी थी। ऐसे ही सेम स्टेजेस यहाँ भी कुछ स्टेजेस देखने को मिलेंगी, जिसमें से 2 स्टेजेस तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। बाकी की जो स्टेजेस हैं वो आप लोग शायद नहीं जानते हो, तो अब जान जाएंगे। सबसे पहली स्टेज है मूवमेंट्स ऑफ oocytes। पहली स्टेज का क्या नाम है, स्टेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। स्टेजेस, 1 मिनट रुकिएगा। स्टेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो पहली स्टेज का नाम है मूवमेंट्स ऑफ oocytes। oocytes मतलब एग। oocytes का क्या मतलब हुआ, एग, अंडा या ओवा भी बोल सकते हैं। तो पहली स्टेज का नाम है मूवमेंट्स ऑफ एग, ठीक है ना। मैं सिंपली यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यहाँ क्या होगा, मूवमेंट्स होगा, एग जो है वो मूव करेगा आगे की ओर। नंबर 2 स्टेज का नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, नंबर 2 ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। स्पर्म का क्या होना, ट्रांसपोर्ट होना, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। कई सारे स्पर्म रहते हैं, है ना, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। नंबर 3 थोड़ा सा बड़ा लिखिए सर, थोड़ा सा बड़ा लिखिए सर। थोड़ा सा इसको आगे कर देते हैं। अब दिख रहा है आप लोगों को क्लियर, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। नंबर 3 स्टेज का नाम है कैपासिटेशन। कैपासिटेशन, कैपासिटेशन। नंबर 3 स्टेज का नाम है, स्पेलिंग बोल दीजिएगा सर।
CAPAcitation, कैपासिटेशन। नंबर थर्ड स्टेज है हमारी कैपासिटेशन, CAPACITATION, कैपासिटेशन। नंबर फोर्थ स्टेज का नाम है एक्रोसोमल रिएक्शन। नंबर 4 एक्रोसोमल एक्रोसोमल रिएक्शन, एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन नंबर फोर्थ स्टेज है फर्टिलाइजेशन से। आप लोग प्लीज म्यूट रखिए। ब्रह्मेंद्र कुमार जी आप म्यूट रखिए, शैलेंद्र कुमार जी आप भी म्यूट रखिए। एक्रोसोमल रिएक्शन नंबर फोर्थ स्टेज एंड नंबर फास्ट ब्लॉक पॉलीस्टर। नंबर 5 फास्ट ब्लॉक पॉलीस्टर। देखो ये बार बार आ जा रहे हैं, आवाज आपकी क्लियर नहीं हो पा रही इनकी वजह से। ब्लॉक पॉलीस्टर में विक्रम शाह जी प्लीज आप लोग कोऑपरेट करा करिए। आप लोग बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते हैं कुछ लोग। नीचे वाला नहीं दिख रहा सर, ये नीचे वाला नहीं दिख रहा पांचवा। फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर में अब दिख रहा है हमारी स्क्रीन में, तो पूरा दिख रहा है, पूरा बोर्ड का व्यू आ रहा है आप लोगों को। सर क्लियर दिख रहा है सर। हाँ हमारे स्क्रीन पे भी पूरा क्लियर आ रहा है, लेकिन दूर से नहीं दिख रहा है सर सही दिख रहा है, सही दिख रहा है सर, है ना। जिन लोगों को नहीं दिख रहा है प्लीज वो अपना नेटवर्क जो है थोड़ा सा देखा करिए, क्योंकि आप लोग को बता दें, सुन लीजिए। आप लोग जो हमें देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, ठीक है ना, तो हमें भी हमारी स्क्रीन दिखाई देती है कि हमारा कितना व्यू आ रहा है, ठीक है ना। तो हमारे स्क्रीन पे तो पूरा व्यू दिख रहा है हमारे बोर्ड का, हम अपने आप को भी स्क्रीन पर देखते हैं और आप लोगों को भी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो नहीं आप अच्छे से दिख रहे हैं सर, वो नहीं दिख रहा जो रिटर्न में है वो नहीं दिख रहा सर। तो थोड़ा सा ना आप अपना नेटवर्क थोड़ा सा देखिए, हो सकता है ना। चलिए शांत हो जाइए आप प्लीज, आगे बढ़े। इतनी बात समझ में आई। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में प्लीज आप लोग रखिए मनोज सक्सेना जी। ओके सर, म्यूट रखिए। जी। तो हमने 5 स्टेजेस देख ली। मूवमेंट ऑफ oocytes, नंबर सेकंड स्टेज का नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, नंबर थर्ड है कैपासिटेशन, नंबर फोर्थ है एक्रोसोमल रिएक्शन, और नंबर लास्ट 5 नंबर की जो स्टेज है उसका नाम है फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी, फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। अब देखिए क्या होता है, हम शुरुआत से पढ़ते हैं। पहली स्टेज में हमें समझ में आ रहा है मूवमेंट्स ऑफ oocytes। तो यहाँ मूवमेंट्स ऑफ oocytes में क्या होगा कि हम जानते हैं, ये मान लो हमारा यूट्रस है, ये हमारा क्या है यूट्रस, ये है ओवरी, है ना। एक साइड का बना देते हैं, दूसरी साइड भी ऐसा ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, मूवमेंट ऑफ oocytes में क्या होगा, हम अच्छे से जानते हैं कि ओवरी में कल हमने बताया था फॉलिकल्स के अंदर क्या होता है, ये ग्राफियन फॉलिकल्स है, और इस ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर ही क्या होता है, हमारा oocytes पड़ा होता है ना। इस ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है, oocytes पड़ा हुआ है। तो यहाँ से क्या होगा, oocytes पहले बाहर आएगा, है ना। oocytes क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आ जाएगा, यहाँ आ गया, ये हमारा oocytes आ गया, ठीक है ना। कहाँ से, ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आ गया है, ओव्यूलेशन हो गया है, ठीक है ना। तो यही स्टेज हमारी कौन सी स्टेज होती है, मूवमेंट्स ऑफ oocytes या एग। तो ये जो एग होता है, ये एग जो है ये फिम्बरी के द्वारा क्या कर लिया जाता है, फिम्बरी के द्वारा केज कर लिया जाता है, और एग कहाँ आ जाता है, एम्पुला के अंदर आ जाता है। याद करिए हमने बताया था कि थोड़ा सा ब्रॉड स्ट्रक्चर होता है फैलोपियन ट्यूब का, थोड़ा सा ब्रॉड स्ट्रक्चर से, इसे हम क्या बोलते हैं, एम्प्यूला, और यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है, हमने ये भी बताया था। तो ये एग कहाँ आ गया, oocyte कहाँ आ गया, एम्प्यूला के अंदर आ गया, है ना। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, मूवमेंट्स ऑफ oocytes। कि oocytes का मूवमेंट होगा सबसे पहली स्टेज में क्या होगा, oocytes का मूवमेंट्स होगा। अब आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कि जो oocytes होता है एक साइड का बना देते हैं हम आधा, ठीक है ना।
जो oocytes होता है, ये जो oocytes है, मान लो ये हमारा oocytes है, तो oocytes में दो तरह की लेयर होती है। oocytes के अंदर दो तरह की लेयर रहेगी, मतलब एक लेयर ये भी जो हमने ब्लू कलर से बनाई है, जो कि इसको कवर की हुई है, oocytes को कवर की हुई है। इस लेयर को जो कि हमने ब्लू कलर से बनाई है, इस लेयर को बोला जाता है ज़ोना पेलुसिडा। ज़ोना पेलुसिडा, इस लेयर को क्या बोलेंगे? ज़ोना पेलुसिडा। ये किसके ऊपर है? oocytes के अंदर है ये, मतलब oocytes के बाहर। ये रेड कलर का हमने बनाया है oocytes। oocytes मतलब ये कंफ्यूज नहीं होना है कि oocytes मतलब क्या। oocytes मेडिकल टर्म है ना। जनरल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? इसको एग बोलते हैं। तो ये जो एग है, एग के बाहर एक लेयर होती है, इस लेयर को बोला जाता है ज़ोना पेलुसिडा। प्रमेंद्र कुमार जी, आप प्लीज म्यूट रखें, डिस्टर्ब हो रहा है बहुत। सर प्लीज इन लोग का माइक म्यूट करवाइए, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है सर। ऑल म्यूट कर दीजिए सर। रुकिए, इन लोगों को सबको बाहर कर देते हैं, दो मिनट रुकिए। जितने लोग अभी देखिए, आप लोग के माइक अनम्यूट रहने से सर का क्लास डिस्कनेक्ट हो गया है, उनका नेटवर्क चला गया है ना। अगर ऐसे चलेगा तो सर क्लास बिल्कुल नहीं हो पाएगी। कृष्ण मुरारी पटेल जी, आप तो टैलेंटेड है सर, आप फिर भी आप लोग माइक म्यूट करके अनम्यूट करके रखते हैं सर। बार बार बोला जा रहा है कि आप लोग माइक म्यूट करके रखिए। सर इनका वीडियो ऑन किया जाए, क्या बोलो सर? महान अरे क्या सर, डिस्कनेक्ट हो गया, उनका नेटवर्क इशू प्रॉब्लम आ गई। बस इन्हीं लोग। ये प्रमोद गुप्ता जी कौन है? आप अपना कैमरा ऑन करो भैया। अभी तो कम से कम प्लीज आप लोग थोड़ी है, उनको तो मजाक करना है भाई, ऐसे है भाई। ये प्रमोद थोड़ी कम से कम 8 से 10 लोगों का माइक वीडियो चालू है, उनको समझ में थोड़ी आता है। वो कहा नहीं जाता कि तालाब में एक मछली गंदी होती है तो वो सारा तालाब गंदा हो जाता है। भाई ये जो नए बैच का है, नए लोगों का बैच थोड़ा अलग ही कर देना, पुराने लोगों का बैच एक तरफ रखना, नए लोगों के बैच थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, नए लोगों का बैच पूरा अलग ही कर देना है। जब से ये नए लोग ज्वाइन किए हैं क्लास को कचड़ा अभी थोड़ा माइक नया बैच अलग किया, प्लीज सभी लोग माइक म्यूट करके रखिए। सर का मैसेज आया कि सभी लोग म्यूट करके रखिए। सुनाई दे रहा है आप लोगों को? सर आप तो ऑल म्यूट कर दीजिए। हेलो, हाँ देख पा रहे हो, हमें सुनाई दे रहा है? जी सर दिखाई दे रहा है। जी सर सुनाई दे रहा है। चलिए बस अब आप लोग म्यूट रखिए सभी। होता है देखिए, आप लोग क्या अनम्यूट कर देते हैं ना, तो पूरा वो यहाँ से हम अगर करें तो फिर पूरा वो डिस्टर्ब होता है। अब प्लीज आप लोग सभी लोग म्यूट रखें, उसे टच ही मत किया करिए। जो आपका वॉइस वाला म्यूट वाला ऑप्शन है उसे टच ही मत करिए, आप लोग बिल्कुल दूर रहा करिए। सर नए स्टूडेंट्स करते रहते सर, पुराने नहीं। चलिए शुरू करें फिर से। देखिए क्या हम बता रहे हैं, यहाँ पर हमने बताया कि जो oocytes होता है, oocytes मतलब एग के बाहर एक लेयर होती है, इस लेयर को कहा जाता है ज़ोना पेलुसिडा। मतलब पेलुसिडा की एक लेयर, ज़ोना पेलुसिडा की लेयर एग को कवरिंग की हुई रहती है, और ज़ोना पेलुसिडा के बाहर भी एक और लेयर होती है, ठीक है ना। इस ज़ोना पेलुसिडा के बाहर फिर एक लेयर होती है, मतलब दो तरह की लेयर है। एक लेयर कहाँ पर है? सबसे बाहर। इस बाहर वाली लेयर को कहा जाता है कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा,
तो समझ में आया हमने क्या बताया? हम बता रहे हैं कि सबसे बाहर एक लेयर रहेगी, उसे हम बोलेंगे कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा के अंदर एक और लेयर रहती है जिसे हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा, और इस जोना पेलुसिडा के अंदर होता है oocytes, मतलब एक इतने अंदर होता है, जो कि यहाँ से निकला था। कहाँ से? ओवरी से बाहर। जो जब एक आया था तो ये अपने साथ 2 कवरिंग लेकर आया था। कौन कौन सी 2 कवरिंग लेकर आया? कोरोना रेडिएटा सबसे बाहर वाली कवरिंग, उसके अंदर एक और कवरिंग है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? जोना पेलुसिडा। ये 2 कवरिंग को लेकर आया था, ठीक है ना। अब ये कहाँ आ गया है? एम्पुला के अंदर आ गया है। तो ओवरी से एम्पुला तक की जो जर्नी है ओवा की, इस जर्नी को हम क्या बोल रहे हैं? इस जर्नी को बोल रहे हैं मूवमेंट्स ऑफ oocyte या मूवमेंट्स ऑफ एग, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड जो प्रोसेस है या सेकंड जो स्टेज है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। सेकंड वाली स्टेज का क्या नाम है? ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। यहाँ से तो आ गए हैं, ठीक है ना। ओवा जो है कहाँ आ गया है? ओवा जो है वो आ गया है कहाँ पर? फेलोपियन एम्पुला के अंदर। एम्पुला के अंदर ओवा आ गया, मतलब हमारी पहली स्टेज हो गई है। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेज की, जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। और ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म में क्या होगा कि कई सारे जब सेक्सुअल एक्ट होगा, जब क्वाइटस होगा, तो उस क्वाइटस के थ्रू, सेक्सुअल एक्ट के थ्रू मिलियन नंबर्स में है, नंबर ऑफ मिलियंस स्पर्म जो रहेंगे वो कहाँ आ जाएंगे? यूट्रस में आ जाएंगे या यूटेराइन कैविटी में आ जाएंगे? वेजाइना में आएंगे। वेजाइना से फिर वो कहाँ आएंगे? यूटेराइन कैविटी में आएंगे, जो कि मिलियन नंबर ऑफ में मिलेंगे। कई सारे स्पर्म हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। करोड़ों स्पर्म, 1 या 2 स्पर्म नहीं रहेंगे, करोड़ों स्पर्म क्या करेंगे? यहाँ पर जर्नी में आ जाएंगे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। अब एक्चुअली क्या होता है, जो यहाँ स्पर्म रहते हैं, ठीक है ना, पूरे कैविटी के अंदर, यूटेराइन कैविटी के अंदर क्या होंगे? मूव होंगे, ठीक है ना। कुछ स्पर्म यहाँ भी टकराएंगे, यूटेराइन कैविटी की वॉल से टकराएंगे, ठीक है ना। अब ये जो मूवेबल क्यों होते हैं, हम अच्छे से जानते हैं कि मूव क्यों कर पाते हैं, ठीक है ना। ये स्पर्म मूव क्यों कर पा रहा है? बिकॉज ऑफ जो स्पर्म की बॉडी होती है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना। कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया रहेंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया से स्पर्म को क्या मिलती रहती है? माइटोकॉन्ड्रिया से जो है स्पर्म को एनर्जी मिलती है, और एनर्जी के थ्रू ये मूवेबल रहते हैं या आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पर अभी इसको देखा कि ये अपने साथ 2 लेयर को लेकर आया था, जोना पेलुसिडा, और एक और जो लेयर थी वो कौन सी थी? कोरोना रेडिएटा। ऐसे जब हम स्पर्म को देखेंगे तो स्पर्म का हम सिर्फ हेड देखते हैं अभी, हेड। जब हम स्पर्म का हेड देखते हैं, ये स्पर्म का हेड है, तो स्पर्म के हेड पर आगे कैप्सूल होता है, एक कैप्सूल होता है। इस कैप्सूल को हम क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। एक्रोसोम, है ना। हम अच्छे से जानते हैं कि स्पर्म के हेड पर एक कैप्सूल रहेगा, उस कैप्सूल को बोला जाता है एक्रोसोम। और ये एक्रोसोम टिप ऑफ द स्पर्म पर मिलेगा, टिप पर मिलेगा, पूरे में नहीं मिलता है, टिप पर मिलता है। जो स्पर्म का टिप होता है हेड का, वहां पर एक कैप्सूल मिलेगा जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। इस एक्रोसोम के अंदर कुछ एंजाइम भरे होते हैं, ठीक है ना। कौन से एंजाइम भरे होते हैं वो अभी अपन आगे देखेंगे। एक्रोसिन प्रोटीएज नामक एक एंजाइम होता है। कौन सा? एक्रोसिन प्रोटीएज। तो ये एक्रोसिन प्रोटीएज एंजाइम किसके अंदर मिलेगा? एक्रोसोम के अंदर मिलेगा। इसका काम क्या है वो भी अपन आगे देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा स्पर्म के हेड पर हमें क्या देखने को मिलता है? स्पर्म के हेड पर हमें एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर देखने को मिलेगी, ठीक है ना। हेड पर ये जो हम रेड कलर की बना रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ताकि आप लोगों को दिख सके, ठीक है। प्लीज जिसका म्यूट है, प्रमेंद्र कुमार जी प्लीज आप म्यूट करके रखें, आपका अनम्यूट है। ये है स्पर्म का हेड, बड़ा सा हम बना देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। आगे की ओर क्या है? ये आगे की ओर है, ये है एक्रोसोम। एक्रोसोम, आगे की ओर एक्रोसोम है, ठीक है ना। और क्या देखने को मिल रहा है हमें इसमें हमें एक लेयर देखने को मिलती है, रेड कलर से हम बना देते हैं। इस लेयर को कहा जाता है ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है, ठीक है। ये जो रेड कलर की लेयर हमने बनाई, ये रेड कलर की जो लेयर है, ये कौन सी लेयर है? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन मीन्स हेड को ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर क्या की हुई है? कवर की हुई है।
और आगे की ओर एक्रोसोम है, और इसके अंदर कौन सा एंजाइम है? इसके अंदर एक्रोसिन प्रोटीएज नामक एंजाइम होता है। और इसके अलावा क्या होता है, इसके हेड पर जो ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर जो दिख रही है, ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर के बाहर इस तरह से हमें कोलेस्ट्रॉल की भी लेयर दिखाई देती है, एक लेयर और दिखाई देती है। इस लेयर को हम जो गोल 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 बना रहे हैं, ठीक है, इस लेयर को हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल की लेयर। ये कौन सी लेयर है? कोलेस्ट्रॉल। तो एक लेयर और दिखाई देती है जिसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल लेयर, ठीक है। इस कोलेस्ट्रॉल लेयर के अंदर कौन सी लेयर है? ग्लाइकोप्रोटीन। और इसके बाद फिर ये पूरा हेड वाला रीजन है, और आगे की ओर क्या है? एक्रोसोम, ठीक है ना। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर्स होता है किसका? स्पर्म का, जो कि यहाँ पर ट्रेवल कर रहा है, यूटेराइन कैविटी के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, इतनी बार समझ में आई हो तो आगे बढ़े हम। ठीक, समझ में आया कि ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है, एक्रोसोम है और कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल की लेयर, एक्चुअली ये जो कोलेस्ट्रॉल की लेयर है ये होती क्यों है ये बता देते हैं हम। कोलेस्ट्रॉल की लेयर का क्या इंपोर्टेंस है यहाँ पर, क्योंकि जब स्पर्म यहाँ पर ट्रेवल कर रहे थे तो स्पर्म जाना कहाँ है? स्पर्म को जाना है एम्ब्यूला के पास, है ना, क्योंकि एम्ब्यूला के पास जो है ओवा कर रहा है। तो स्पर्म जो है यूट्रस की वॉल से भी टच होते रहते हैं। कुछ स्पर्म हो सकता है यूट्रस की वॉल से टच हो जाए, कुछ यहाँ पर फंडस में जाके भी टच हो जाएंगे। तो जब ये यूट्रस की वॉल से टच होंगे तो ये जो कोलेस्ट्रॉल की लेयर होती है ये इसके हेड को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, कि हेड जो है वो प्रोटेक्ट रह सके। यदि मान लो ये कोलेस्ट्रॉल की लेयर नहीं होती तो ये जो यूट्रस की वॉल पर टकराते, क्या स्पर्म जब टकराएंगे तो इनका हेड जो है वो क्या हो सकता है? हेड जो है उसका वीक हो सकता है, ठीक ना। तो उसको मजबूती देने के लिए, हेड को मजबूती देने के लिए ये जो है कोलेस्ट्रॉल की एक लेयर होती है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? एक टाइप का लिपिड होता है, वसा होता है, चर्बी जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो वो उसके हेड के चारों ओर है ताकि वो कोलेस्ट्रॉल की लेयर से इसका हेड प्रोटेक्ट रह सके, क्योंकि हेड के अंदर ही तो जेनेटिक मटेरियल है। इस हेड के अंदर क्या है? इस हेड के अंदर न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर ही मेल का क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। तो बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है, ग्लाइकोप्रोटीन के बाहर काय की लेयर होती है? कोलेस्ट्रॉल की लेयर होती है, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखें। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। अब क्या होता है जब स्पर्म, मान लो अब कई सारे स्पर्म है, कई सारे करोड़ों की संख्या में स्पर्म है, कुछ स्पर्म यहाँ होंगे कुछ यहाँ होंगे, है ना। करोड़ों की संख्या में स्पर्म क्या कर रहे हैं? ट्रेवल कर रहे हैं या यूट्रस की यूटेराइन कैविटी के अंदर। अब क्या होता है, ये जो oocytes एक केमिकल सिक्रीट करता है। इस केमिकल को हम बोलते हैं कीमो अट्रैक्टेड केमिकल। ये oocyte क्या करेगा? oocyte एक केमिकल सिक्रीट करेगा, इसे हम क्या बोलेंगे? कीमो अट्रैक्टिव केमिकल, कीमो अट्रैक्टिव केमिकल। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कीमो अट्रैक्टिव केमिकल ये किसने जो है सिक्रीट करा? ओवा ने सिक्रीट करा। और जब ये कीमो अट्रैक्टिव केमिकल यहाँ आएगा, कहाँ पर? ओविडक्ट के अंदर आएगा, तो स्पर्म क्या होते हैं? स्पर्म उस कीमो अट्रैक्टिव केमिकल के थ्रू क्या हो जाते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्योंकि स्पर्म के पास मोटिलिटी तो है लेकिन आई नहीं है, उसे ये नहीं पता कि कहाँ जाना है ना। उसके पास दिमाग नहीं है, उसके पास आई नहीं है, तो स्पर्म को नहीं पता रहता जाना कहाँ है। तो वो अट्रैक्ट कैसे हो रहे हैं? वो अट्रैक्ट हो रहे हैं कीमो अट्रैक्टिव केमिकल के थ्रू। तो कीमो अट्रैक्टिव केमिकल किसने निकाला? oocytes ने निकाला। तो स्पर्म कहाँ होंगे? अट्रैक्ट होके कहाँ आ जाएंगे? इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाएंगे। एक नहीं कई सारे स्पर्म आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही स्पर्म अट्रैक्ट होके आएगा। 10 स्पर्म भी आ सकते हैं, 15 भी आ सकते हैं, 50 स्पर्म भी आ सकते हैं, क्योंकि वो तो कीमो अट्रैक्टिव से जितने भी स्पर्म ऊपर की ओर रहेंगे वो सब अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो सबके सब कहाँ आ जाएंगे? है ना, यहाँ आ जाएंगे। अब देखिए अब क्या होता है। अब नंबर 3 प्रोसेस कैपेसिटेशन, काफी इंपोर्टेंट स्टेज है ये। नंबर 3 पर आती है हमारी कैपेसिटेशन। अब कैपेसिटेशन में क्या होगा? मीना कुमारी जी प्लीज आप म्यूट करिए, बड़ा डिस्टर्ब करते हैं, हम क्लास बंद कर देंगे। रियल में हम ना क्लास बंद कर देंगे हम। सर ये परमानंद जी तो माइक नहीं म्यूट कर रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं सर। नहीं, हम क्लास बंद करके चले जाएंगे।
क्या है, इस तरह से तो नहीं पढ़ा सकते हम। बार बार कहने के बाद भी आप लोग समझ ही नहीं रहे हैं, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है। चलिए देखिए, नंबर 3 है हमारी कैपेसिटेशन। अब कैपेसिटेशन में क्या होता है, कैपेसिटेशन में प्लीज आप लोग म्यूट रखें, रुकिए जरा 1 मिनट। दो मिनट बस वेट करिए आप। ओके, अनम्यूट है, उनको सबको बाहर कर ही दें हम। सर डिस्टर्ब हो रहा है बहुत ज्यादा। तो जिन जिन के अनम्यूट है हम सबको बाहर कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में तो आ नहीं रहा है। चलिए, 4-5 लोगों को हमने रिमूव कर दिया जिन लोगों के अनम्यूट थे। चलिए देखिए, अब नंबर 3 स्टेज का नाम है कैपेसिटेशन। अब कैपेसिटेशन में एक्चुअली क्या होता है, कैपेसिटेशन का मतलब होता है कि स्पर्म अब जब यहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब के पास, तब नंबर 3 नंबर की प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटेशन। स्पर्म कहाँ आ चुका है, स्पर्म आ चुका है अब एम्प्यूला के जस्ट पास में, है ना। जब एम्प्यूला के पास में आ जाएगा, और एम्प्यूला के पास आया कैसे, कीमो अट्रैक्टिव केमिकल के थ्रू आया, क्योंकि oocytes ने क्या छोड़ा था, कीमो अट्रैक्टिव केमिकल छोड़ा था, और स्पर्म जो थे वो क्या हो गए, अट्रैक्ट होके अब किसके पास आ गए, oocytes के पास आ गए, मतलब ओवा के जस्ट पास में है स्पर्म। अब जब जैसे ही इसके पास आ जाता है ना, तो फ्यूजन के पहले एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को कहा जाता है कैपेसिटेशन। काफी इंपोर्टेंट प्रोसेस है ये। कैपेसिटेशन का मतलब होता है कि अब स्पर्म अपने आप को रेडी करता है, रेडी करेगा फ्यूजन के लिए, क्योंकि अब देखो फ्यूजन होने ही वाला है, थोड़ी सी देर में फ्यूजन होने ही वाला है, तो स्पर्म बिल्कुल उसके पास में है। तो अब ये फ्यूज करने से पहले स्पर्म क्या करेगा, अपने आप को रेडी करेगा। क्यों रेडी कर रहा है, फ्यूजन करना है उसको। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कैपेसिटेशन। अब रेडी कैसे करेगा, इसको एक छोटे से एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि यदि कोई डेट पर जा रहा है बॉय, तो रेडी होके जाता है ना, अच्छा रेडी वेडी होके जाएगा, बाल बाल बना के जाएगा, है ना। कहीं देखिए आप लोग फिर जो है अनम्यूट करते हैं, सुनी नहीं, राजकुमार कुमावत जी। आप लोग क्या है सुनेंगे नहीं, तो हम भी फिर ऐसे इस तरह से बस खड़े रहेंगे, पढ़ाएंगे ही। सर जी ये लोग सुधरने वालों में से नहीं है, इतना कह दो। इनको से पहले ट्रेनिंग देना पड़ेगी कि कैसे करते हैं, मुझे इनको आते ही नहीं है म्यूट करना। सर आपके पास ऑप्शन है म्यूट करने का, सबको, आप सबको म्यूट कर दीजिए। चलिए हम सभी को म्यूट कर देते हैं, सबसे बेस्ट। हम ये देखिए हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इससे हमारी आवाज फिर कम हो जाती है आप लोगों को। अरे सर कोई दिक्कत नहीं है, कम, क्योंकि आपकी आवाज फुल आती भी है, लेकिन इन सब लोगों के डिस्टर्बेंस में बहुत दिक्कत जाती है, तो आप म्यूट कर। चलिए हमने म्यूट ऑल कर दिया है, अब आप लोग सुनिए, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं अब कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन में क्या होता है, अभी हम बता रहे थे, इसको एक हम एग्जांपल से समझ सकते हैं कि कैपेसिटेशन में जब कोई बॉय किसी गर्ल के पास जाता है मिलने के लिए, डेट पर जब मिलने के लिए जाता है, तब उस समय क्या करता है, अपने आप को रेडी करेगा, है ना, तैयार होके जाएगा, बढ़िया मस्त बाल वाल बना के जाएगा, शेविंग वेविंग बना के जाएगा ना, तब तो वो अपने गर्ल के पास जाता है। तो सेम अस वैसी प्रोसेस कुछ यहाँ हो रही है। किस तरह से हो रही है, आप लोग सेम वैसी प्रोसेस यहाँ पर किस तरह से हो रही है कि
स्पर्म जो है वो अपने आप को रेडी कर रहा है। अब वो रेडी करने के लिए क्या करेगा देख लीजिए। अभी हमने देखा था, फिर से स्पर्म के स्ट्रक्चर्स पर आ जाइए। हमने देखा था कि स्पर्म के का स्ट्रक्चर आगे एक्रोसोम था और एक्रोसोम के बाद एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर थी और ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर के बाद क्या था, कोलेस्ट्रॉल की एक लेयर थी, है ना। तो ये क्या करता है स्पर्म, इसके पास से कोलेस्ट्रॉल की लेयर को ये हटाने लगता है, ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल की लेयर को क्या कर देगा, हटा देगा। मतलब ये अपने आप को रेडी कर रहा है फ्यूजन के लिए। तो अब इसको क्या है, कोलेस्ट्रॉल की लेयर की जरूरत नहीं है, तो ये कोलेस्ट्रॉल की लेयर अपने पास से क्या कर देगा, हटा देगा, ठीक है ना। बात समझ में आई। तो कैपेसिटेशन में क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल की लेयर थी, जो बाहर उसके हेड के पास कोलेस्ट्रॉल की जो लेयर थी, उस कोलेस्ट्रॉल की लेयर को उसने हटा दिया और अपने हेड को क्या करा, हटा दिया। तो मतलब क्या करा, उसने अपने हेड को वीक कर लिया। क्योंकि अब यहाँ पर हेड का वीक होना जरूरी है। यहाँ पर हेड का वीक होना जरूरी नहीं था, बल्कि यहाँ तो हेड का मजबूत होना जरूरी था। बिकॉज ऑफ यहाँ पर टच होंगे जब स्पर्म यूटेराइन कैविटी से, तो हेड का जो है जेनेटिक मटेरियल यही बाहर निकल जाता। लेकिन यहाँ पर हेड का वीक होना जरूरी है, तो ये अपने हेड को क्या कर देता है, वीक कर लेता है। वीक क्यों कर रहा है, मतलब कैसे कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल की लेयर को उसने हटा दिया। कोलेस्ट्रॉल की लेयर हट गई तो अब क्या बचा, सिर्फ ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर बची और क्या बचा, एक्रोसोम बचा, ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन। तो कैपेसिटेशन की प्रोसेस के अंदर हो क्या रहा है, कैपेसिटेशन की प्रोसेस के अंदर हो रहा है कि जो बाहर कोलेस्ट्रॉल की लेयर थी उसको जो है स्पर्म क्या करता है, स्पर्म के हेड से कोलेस्ट्रॉल की लेयर हट जाती है, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस का नाम है एक्रोसोमल रिएक्शंस। अब हमारी फोर्थ स्टेज आ जाएगी। इस फोर्थ स्टेज को हम क्या बोल रहे हैं, एक्रोसोमल रिएक्शन। अब एक्रोसोमल रिएक्शंस में क्या होगा, स्पर्म आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर बता देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पर देखिए फोर्थ स्टेज, ठीक है ना। ये है स्पर्म, स्पर्म का हेड, ये है इसका एक्रोसोम, ठीक है ना। और ये है क्या, ओवा। ओवा के बाहर क्या थी, दो लेयर थी। सबसे बाहर वाली लेयर का नाम क्या है, कोरोना रेडिएटा। सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी थी, कोरोना रेडिएटा। और सेकंड नंबर की जो थी उसे हम क्या बोल रहे थे, जोना पेलुसिडा। तो दो लेयर हमें यहाँ पर दिखाई कौन सी दे रही है, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा। और स्पर्म अब कहाँ आ गया है, कोरोना रेडिएटा के पास आ गया है। तो ये स्पर्म क्या करता है, कोरोना रेडिएटा को हटा देगा। ये स्पर्म क्या करेगा, कोरोना रेडिएटा को हटा देता है। इसके पास जब आएगा तो कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट कर देता है। हटा देना मतलब पेनिट्रेट करके अंदर की ओर चला जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे ये अंदर की ओर जाएगा, इसको और हम अंदर ले आते हैं, ठीक है ना। जब जैसे ये अंदर की ओर आएगा तो इसका जो एक्रोसोम है, अब इसका जो एक्रोसोम है, इसका और अच्छे से बना दे, ठीक। ये हेड है, ये स्पर्म का हेड है, अंदर आ गया। तो इसका एक्रोसोम जैसे ही किससे टच होगा, स्पर्म का एक्रोसोम वाला रीजन जैसे ही जोना पेलुसिडा से जैसे ही टच होगा, है ना। जोना पेलुसिडा अब सेकंड लेयर आ गई। जोना जो हमारी पहली थी कोरोना रेडिएटा, इसको तो उसने पेनिट्रेट कर दिया। सेकंड लेयर कौन सी आ गई, जोना पेलुसिडा। तो जैसे ही ये जोना पेलुसिडा के पास आएगा, ठीक है ना, तो ये जो उसका एक्रोसोम है, एक्रोसोम से एक एंजाइम निकलेगा। उस एंजाइम का क्या नाम बताया था अभी जस्ट हमने बताया था, एक्रोसिन प्रोटीएस। कौन सा एंजाइम निकलेगा, एक्रोसिन प्रोटीएस। तो ये एक्रोसिन प्रोटीएस कहां से निकला, इसके एक्रोसोम से निकला। इसी को हम बोलते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। ये जो रिएक्शंस चल रही है, इस रिएक्शंस का क्या नाम है, एक्रोसोमल रिएक्शंस। तो एक्रोसोमल रिएक्शंस में क्या हुआ, ये जो इसका एक्रोसोम वाला रीजन था, एक्रोसोम वाले रीजन से एक एंजाइम निकला जिसको हम बोल रहे हैं एक्रोसिन प्रोटीएस। ये एक्रोसिन प्रोटीएस करता क्या है, ये एंजाइम जोना पेलुसिडा को हटा देगा। मतलब यहाँ पर एक होल बना देगा। मींस जहां जहां ये टकराया है, ठीक है ना, इतनी जगह में टकराया है ना, तो ये यहाँ क्या कर देगा, यहाँ से एक एंजाइम निकला और अब क्या होगा, यहाँ पर एक छेद बन जाएगा जोना पेलुसिडा के अंदर और स्पर्म आगे की ओर बढ़ेगा इस तरह से। ठीक समझ में आ रहा है। स्पर्म जोना पेलुसिडा को क्या कर दिया, होल कर दिया, वहां पर एक छेद जैसा बना दिया और वो अब आगे की ओर बढ़ जाएगा।
ठीक है, इसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्रोसोमल रिएक्शंस। एक्रोसोमल रिएक्शंस में हुआ क्या था कि एक्रोसोम ने एक एंजाइम निकाला था, उस एंजाइम, वो एंजाइम का क्या नाम था, एक्रोसिन प्रोटीएज। और ये एक्रोसिन प्रोटीएज ने क्या करा, इस ज़ोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट कर दिया, ज़ोना पेलुसिडा को डिस्ट्रक्ट कर दिया और उसका हेड क्या हुआ, अंदर की ओर आ जाएगा। तो हम पढ़ चुके कहां तक, एक्रोसोमल रिएक्शंस। अब लास्ट हमारा बचा है फास्ट ब्लॉक स्पर्मी, फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। अब फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी में एक्चुअली क्या होता है, अब देखिए ये जो ज़ोना पेलुसिडा हमें दिख रही है लेयर, ठीक है ना, ज़ोना पेलुसिडा के बाहर सोडियम आयन रहते हैं। क्या रहते हैं, सोडियम आयन, Na मतलब सोडियम। तो इसके बाहर क्या रहते हैं, सोडियम आयन रहते हैं। और ये सोडियम आयन पॉजिटिव चार्ज लिए रहते हैं। कौन सा चार्ज लिए रहते हैं, पॉजिटिव सोडियम आयन रहेंगे। और ये सोडियम आयन क्या, यहाँ पर इसके ज़ोना पेलुसिडा के बाहर है ना, कौन से आयन है, सोडियम आयन। और ये कैसे है, पॉजिटिव चार्ज लिए। जैसे ही ये पेनिट्रेट होती है, जैसे ही स्पर्म ज़ोना पेलुसिडा को क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा, एंजाइम करेगा कौन, एक्रोसिन प्रोटीएज एंजाइम करेगा। जैसे ही ये एक्रोसिन प्रोटीएज एंजाइम ज़ोना पेलुसिडा को क्या करता है, पेनिट्रेट करता है, ये सोडियम आयन क्या होते हैं, ये सोडियम आयन अंदर की ओर आ जाते हैं और नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं। अभी बाहर की ओर से पॉजिटिव चार्ज लिए थे, अब अंदर की ओर आ जाएंगे और क्या ले लेंगे, नेगेटिव चार्ज ले लेंगे। जैसे, और ये रिएक्शंस इतनी फास्ट होती है, इतनी क्विक होती है, विद इन अ नैनो सेकेंड। याद रखिएगा, ये जो फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी है, ये विद इन अ नैनो सेकेंड होगी, बिल्कुल फास्ट होगी। जैसे ही स्पर्म ने ज़ोना पेलुसिडा को क्या करा, पेनिट्रेट करा, ज़ोना पेलुसिडा जैसे ही अंदर आएगा वैसे ही सोडियम आयन अंदर की ओर आ जाएंगे। और क्या हो जाएगा, यहाँ पर सोडियम आयन जैसे ही अंदर की ओर आएंगे तो यहाँ पर हेड पूरा अंदर आ चुका है। हेड हमारा क्या हो चुका है, पूरा अंदर आ चुका है ना, हेड तो अंदर आ गया। और क्या होगा, बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी तुरंत ही। जैसे ही हेड अंदर आएगा, ज़ोना पेलुसिडा के बाहर एक तुरंत ही क्या बन जाएगी, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी। और ये प्रोटेक्टिव लेयर बनी क्यों, क्योंकि जो सोडियम आयन बाहर की ओर थे, पॉजिटिव चार्ज लिए थे, वो सोडियम आयन अंदर की ओर आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज ले लेंगे। और ये तुरंत ही एक बाहर क्या बन जाएगी, एक बहुत ही हार्ड, एक कंसिस्टेंसी की क्या बन जाएगी, एक लेयर बन जाएगी। ठीक है ना। ये लेयर बनी क्यों, ये लेयर इसलिए बनी है ताकि अब कोई दूसरा स्पर्म इसको पेनिट्रेट ना कर सके। क्योंकि एक ओसाइट से एक ही स्पर्म क्या होगा है, यहाँ पर पेनिट्रेट होना है। तो कोई दूसरा स्पर्म आके, अब जो करोड़ों की संख्या में रहते हैं ना स्पर्म, तो हो सकता है कोई पीछे से कोई दूसरा स्पर्म आ रहा हो तो वो भी इसको पेनिट्रेट कर सकता है। तो ये ओसाइट्स क्या होता है, ओसाइट्स तुरंत ही एक लेयर बना लेता है। इसी को हम बोलते हैं फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। नाम से ही समझ में आ रहा है, फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी मतलब पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करना। ठीक है ना, मीन्स और दूसरे स्पर्म ना आए उसको ब्लॉक कर देना। और ये फास्ट बिल्कुल तुरंत ही हो रही है, तुरंत नैनो सेकंड होती है। नैनो सेकंड हमने तुरंत बताया कि जैसे ही ज़ोना पेलुसिडा को क्या होगा, टच करेगा स्पर्म का हेड, ठीक है ना, बाहर जो सोडियम आयन थे वो सोडियम आयन अंदर की ओर आएंगे, बाहर पॉजिटिव चार्ज लिए थे, अंदर नेगेटिव चार्ज ले लेंगे, तुरंत ही एक बाहर कवरिंग बन जाएगी, तुरंत ही बनेगी बिल्कुल नैनो सेकंड के अंदर, ताकि कोई दूसरा स्पर्म इसको पेनिट्रेट ना कर सके। और ध्यान रखना है, हमेशा एक ओवा को एक ही स्पर्म क्या करता है, पेनिट्रेट करता है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक ओवा को दो स्पर्म जो है फ्यूज कर दे। ठीक है ना, फ्यूजन हमेशा एक ओवा एक स्पर्म ही होगा। ऐसा क्यों नहीं होता, दो स्पर्म एक ओवा को फ्यूज कर दे तो क्या होगा, समझ सकते हो आप, समझ सकते हो। यदि एक ओवा को दो स्पर्म आके फ्यूज कर देंगे तो क्या होगा, इसका आंसर कल आप लोग हमें देंगे कि यदि एक ओवा को दो स्पर्म फ्यूज कर दें, यदि ऐसा हो जाता, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाली रिएक्शन हो जाती है। कौन सी रिएक्शन हो जाती है, फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। यदि फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी नहीं होती तो दो ओवा आके, दो स्पर्म आके इसको फ्यूज कर देते, लेकिन ये वाली प्रोसेस हो जाती है, इसलिए ऐसा होता नहीं।
ऐसा क्यों, तो कल आप लोग इसका हमें आंसर देंगे, फिर आगे की क्लास की बात करेंगे। तो सफिशिएंट है आज के लिए इतना। समझ में आया आप लोगों को? अरे बोलिए भाई, समझ में आया? अच्छा, यहाँ से हमने म्यूट कर रखा है सब। चलिए हम यहाँ से अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ पर जी बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत समझ में आया सर। लास्ट पार्ट बता दीजिए प्लीज, वो लास्ट में बढ़िया समझ में आया सर। लास्ट में जो हमने बताया फास्ट पुलिस परमिट, फास्ट ब्लॉक पुलिस परमिट। फास्ट ब्लॉक पुलिस परमिट में एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ही जोना पेलिसूडा की लेयर जैसे ही अंदर आता है, जोना पेलिसूडा को जैसे ही पेनिट्रेट करके स्पर्म अंदर आएगा, तो जोना पेलिसूडा के बाहर देख लीजिए, इसको एक बार फिर से अच्छे से बता देते हैं फास्ट पुलिस परमिट को। ये है जोना पेलिसूडा, ये है ओवा, ठीक है ना। तो जोना पेलिसूडा के बाहर क्या है? जोना पेलिसूडा के बाहर सोडियम आयन, ठीक है ना, जो कि पॉजिटिव चार्ज लिए हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज लिए हैं। स्पर्म का हेड इसको पेनिट्रेट करके अंदर आ गया, तो जैसे ही इसका हेड अंदर आएगा, ये अंदर आ गया, तो ये जो सोडियम आयन जो दिख रहा है ये अंदर की ओर आ जाएंगे, और जैसे ही अंदर की ओर आएंगे तो बाहर एक कवरिंग बन जाएगी, तुरंत ही एक कवरिंग बन जाएगी, है ना। ये कवरिंग क्यों बन रही है? ताकि अब कोई दूसरा स्पर्म आके इसको फ्यूज ना कर सके। जब सोडियम आयन जैसे ही अंदर आए तो बाहर तुरंत ही कवरिंग बनी, बिल्कुल विद इन अ नैनो सेकेंड बनती है, बिल्कुल नैनो सेकेंड। जैसे ही उसने पेनिट्रेट करा तुरंत ही एक कवरिंग बन जाएगी, ताकि कोई दूसरा स्पर्म हो सकता है, कोई बाहर दूसरे स्पर्म भी तो हो सकते हैं, तो वो उसको पेनिट्रेट ना कर दें। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। तो ये हो गई हमारी आज की फर्टिलाइजेशन की क्लास। चलिए समझ में आया होगा? बता दीजिए सभी को समझ में आया? सर थैंक यू वेरी मच। चलिए मिलते हैं फिर अब कल की क्लास। ओके सर। सर गुजारिश करूंगा सर कि ऐसे क्लास लीजिए, ऑल म्यूट करके सर, लास्ट में छोड़ दीजिए सर। ठीक ठीक, ओके सर। क्लास म्यूट करके लीजिए, सभी लोग लाइन पे रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अब ऐसे ही करते हैं। चलिए ओके सर। स्क्रीन बार बार बोलने से क्या मतलब है? ठीक सर, ओके, गुड नाइट साहब। फर्स्ट स्टेज क्या थी? गुड नाइट सर। गोपाल जी आप फर्स्ट पे हैं, क्लास डिस्कनेक्ट करिए, 7 बजे क्लास लगने वाली है सर। गोपाल जी मेरी आवाज आ रही है आपके पास? सर आज का टॉपिक से समझ आया, नोट्स साइन करना। गोपाल जी मेरी आवाज आ रही है? हेलो वशिष्ठ सर, कोई फर्स्ट बता सकता है फर्स्ट स्टेज क्या थी? हाँ बोलिए। फर्स्ट स्टेज में सबसे बाहर की लेयर होती है जिसे कोरोनल लेयर कहते हैं। वो नहीं पूछ रही। फर्टिलाइजेशन की फर्स्ट स्टेज क्या थी? फर्स्ट 1 लीटर वाला मोमेंट oocyte का मिलता है आपका 600 रुपए। नहीं भैया गोपाल जी मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आपके पास? लास्ट का जिन्होंने नोट किया है जरा साइन। हाँ जी बोले। वशिष्ठ जी आप हॉस्ट पे हैं, क्लास डिस्कनेक्ट करिए, 7 बजे क्लास लगने वाली है सर। अच्छा सर जी गए हैं ना? हाँ हाँ ठीक ठीक, ओके 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 सर।